बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 9 मुलाहिज़ा फरमाएं। डरो नहीं, अब तुम बिल्कुल महफूज हो। मिस कामाची ने वहीदान को अपने साथ लिपटा लिया। उसने महसूस किया कि खौफ से वो होले होले कांप रहा था। तुम तो बहुत बहादुर लड़के हो, अब वो लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ देर में ही पुलिस आने वाली होगी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। चाचा प्रताप सिंह को बुला दो ना आंटी, वहीदान ने कहा। पुलिस आ जाए तो प्रताप सिंह को भी बुला लेंगे, मिस कामाची ने कहा। उसी लम्हे दरवाजा खुला और सुपरवाइजर अंदर दाखिल हुआ। पुलिस रवाना हो चुकी है, वो लोग चंद मिनट में यहाँ पहुंचने वाले हैं, उसने कहा। इस लड़के ने अपने बारे में कुछ बताया है? ये कौन है और इसे कौन कत्ल करना चाहता है? ये वही बच्चा है जिसके वालिदैन को कुछ अर्सा पहले बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया था, मिस कामाची ने कहा, और फिर उसे वहीदान के बारे में बताने लगी। तकरीबन 5 मिनट बाद पुलिस पहुंच गई। उस पुलिस पार्टी का इंचार्ज निचले दर्जे का ऑफिसर था। सूरत की संगीनी का अंदाजा लगाते उसने फोन पर इंस्पेक्टर चियांगशू को इतला दे दी। इंस्पेक्टर चियांगशू को वहां पहुंचने में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। उसने आते ही वहीदान को अपनी तहवील में ले लिया। दारा के खाते में एक और कत्ल का इजाफा हो गया था और इस वारदात का गवाह भी वहीदान ही था। वहीदान ने अगरचे अपनी आंखों से दारा को जोजो पर गोली चलाते हुए नहीं देखा था, लेकिन यह तयशुदा बात थी कि जोजो को उसी ने कत्ल किया था। जोजो होटल के एयर कंडीशनिंग प्लांट का ऑपरेटर था। वो गालबन होटल के सामने वाली सड़क पर फायरिंग की आवाज सुनकर सूरत मालूम करने के लिए उस तरफ जा रहा होगा कि दारा से मडभीड़ होगी। उसने शायद दारा को इस तरफ आने से रोकने की कोशिश की होगी, जिस पर दारा ने उसे गोली मार दी। बाद वहीदान की तलाश में नाकाम होकर वो वापस चला गया। इंस्पेक्टर चियांगशू ने तहकीकात की जिम्मेदारी अपने एक मातहत ऑफिसर को सौंप दी और वहीदान को लेकर पुलिस स्टेशन आ गया। चाचा प्रताप सिंह कहाँ है? मुझे उसके पास ले चले ना अंकल, वहीदान ने चियांगशू की तरफ देखते हुए कहा। प्रताप सिंह हॉस्पिटल में है, उसे टांग में गोली लगी थी, लेकिन खतरे की बात नहीं, मामूली जख्म है, 2-4 रोज में ठीक हो जाएगा, इंस्पेक्टर चियांगशू ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। प्रताप सिंह ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि किस तरह तुम दोनों को पिस्तौल की जद पर ले जाने की कोशिश की जा रही थी, मगर तुम कहाँ गायब हो गए थे और दारा से तुम्हारा सामना कैसे हुआ? कार रुकते ही चाचा प्रताप सिंह ने मुझे भाग जाने को कहा, वहीदान ने कहा, और चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसे तफसील से सब कुछ बताने लगा। आखिर में कह रहा था, अगर मशीन रूम में वो खाली ड्रम ना पड़ा होता तो दारा मुझे हलाक कर देता। उसके हाथों एक और आदमी कत्ल हो गया है, इंस्पेक्टर चियांगशू बोला। वो ये भी जानता है कि जोजो के कत्ल के वक्त तुम आसपास ही कहीं मौजूद थे और तुम उस कत्ल के बारे में भी उसके खिलाफ गवाही दोगे। तुम न सिर्फ हमारे लिए बल्कि उसके लिए भी पहले से ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हो। तुमने बताया कि 2 आदमी तुम्हारे ताकुब में थे, क्या तुम उनमें से किसी को पहचान सकते हो? तुम्हारे बताए हुलिये से तस्वीरी खाका तैयार करके उन्हें तलाश करने में आसानी होगी। ओह यस अंकल, वहीदान की आंखों में चमक सी उभर आई। उनमें एक आदमी वही था जिसने मेरी मम्मी को कत्ल किया था, मुझे उसका नाम भी याद आ गया है, वो चीफ आंग है। वहीदान एक बार फिर उसका हुलिया दोहराने लगा। चीफ आंग? इंस्पेक्टर चियांगशू उछल पड़ा। ये नाम मैंने पहले भी सुना हुआ है। वो चंद में कुछ सोचता रहा, फिर अपने एक मातहत को बुलाकर हदायत की कि पुलिस रिकॉर्ड में चीफ आंग का नाम तलाश करे। फिर एक और कांस्टेबल को बुलाकर कहा, उसे बाथरूम में ले जाओ और मुंह हाथ धुलाकर होटल से कुछ खाने को ले आओ। प्रताप सिंह ने बताया था कि उन्होंने अभी रात का खाना भी नहीं खाया था। कांस्टेबल वहीदान को वॉशरूम में ले गया। वहीदान के जिस्म और कपड़ों पर तेल के धब्बे लगे हुए थे। मुंह हाथ तो उसने धो लिया, लेकिन कपड़ों की मजबूरी थी। कांस्टेबल उसे इंस्पेक्टर के कमरे में छोड़कर खाना वगैरह लेने के लिए चला गया। वहीदान अब अपने आप पर मुकम्मल तौर पर काबू पा चुका था। पुलिस की मौजूदगी में वो अपने आप को बिल्कुल महफूज समझ रहा था और उसके जहन से खौफ निकल गया था। आधे घंटे के बाद इंस्पेक्टर का मातहत एक बहुत बड़ा फोटो एल्बम लेकर आ गया। हमारे रिकॉर्ड में चीफ आंग नाम के 2 आदमी हैं, इनकी तस्वीरें भी मौजूद हैं, मातहत ने कहते हुए एल्बम उसके सामने मेज पर रख दिया। चीफ आंग नाम के वो दोनों आदमी मुख्तलिफ जराइम में पुलिस को मतरूब थे। उनमें से एक पर कत्ल का इल्जाम भी था और 1 साल पुरानी पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक वो मलेशिया की तरफ फरार हो गया था। वहीदान ने उन दोनों की तस्वीरें देखी और नफी में सारी ला दिया। इनमें से कोई भी नहीं, उसने इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा। ये पूरा एल्बम देखो, शायद इनमें से कोई ऐसा चेहरा हो जिसे तुम शिनाख्त कर सको, इंस्पेक्टर चियांगशू ने कहा। वहीदान एल्बम का एक एक वर्ग पलटकर उन पर लगी हुई तस्वीरों को देखने लगा। ये सब जराइम पेशा लोग थे, इनमें मुकामी भी थे और गैर मुल्की भी। वो सब किसी न किसी जुर्म में पुलिस को मतलूब थे। बाजू चेहरे से बहुत शरीफ और भोले भाले लगते थे। ऐसी तस्वीरें देखकर यकीन करने को दिल नहीं चाहता था कि ये लोग भी किसी जुर्म में मुलव्वस होंगे। बाल चेहरों पर बेपनाह सफाकी थी और उन्हें देखकर ही खौफ आता था। नहीं अंकल, मैंने इनमें से किसी को नहीं देखा, वहीदान ने एल्बम बंद कर दिया। इंस्पेक्टर चियांगशू ने एल्बम अपने मातहत के हवाले कर दिया। कुछ ही देर बाद दूसरा कांस्टेबल वहीदान के लिए खाना ले आया। वहीदान वाकई भूखा था। जब वो जाली CID ऑफिसर उनके घर आया था तो उस वक्त तक उन्होंने खाना नहीं खाया था और उसके बाद तो उसका तमाम वक्त भाग दौड़ी में गुजरा था। उसके तो अपनी जान के लाले पड़े हुए थे, खाने का तो उसे ख्याल भी नहीं आया था। इस वक्त रात का 1:30 बज रहा था। इंस्पेक्टर चियांगशू की समझ में नहीं आ रहा था कि वहीदान का क्या करे। प्रताप सिंह हॉस्पिटल में था, वो वहीदान को उसके घर पर अकेला नहीं छोड़ सकता था।
किसी ऐसे जिम्मेदार शख्स का नाम इस वक्त जहन में नहीं आ रहा था जिसे वैदान का निगरान मुकर्रर किया जाए। बिलाकर उसने वैदान को अपने घर ले जाने का फैसला कर लिया। आओ चले, वो कुर्सी से उठते हुए बोला। कहाँ? वैदान ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। घर। चियांगशू ने कहा, तुम रात भर यहाँ तो नहीं बैठे रह सकते, चलो मैं तुम्हें अपने घर छोड़ दूंगा। मुझे प्रताप चाचा के पास ले चले ना, वैदान ने कहा। वो हॉस्पिटल में है, इस वक्त रात का 1:30 बज रहा है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता और ना ही तुम्हें प्रताप सिंह के मकान पर छोड़ा जा सकता है। आज की रात मेरे घर पर रहो, कल सुबह तुम्हें प्रताप सिंह के पास ले चलूंगा, इंस्पेक्टर ने कहा। वैदान बादल नखवास्त उसके साथ जाने पर तैयार हो गया। इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं था। वो दरवाजे की तरफ बढ़े ही थे कि टेलीफोन की घंटी बजी। इंस्पेक्टर चियांगशू ने पलटकर रिसीवर उठाया। यस, इंस्पेक्टर चियांगशू स्पीकिंग। प्रताप सिंह बोल रहा हूँ भाई, दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। मैं पूछ रहा हूँ वैदान का कोई पता चला? ओए यस प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर चियांगशू बोला। लड़का मिल गया है और बिल्कुल खैरियत से है, शुक्र है सोने रब का, प्रताप सिंह की आवाज सुनाई दी। मैंने 2 आदमियों को उसके पीछे भागते हुए देखा था, उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा? वो ठीक तो है ना? वो बिल्कुल ठीक है, तुम फिक्र मत करो, चियांगशू बोला। वो बड़े खौफनाक हालात से गुजरा है, उसे आराम की जरूरत है। तुम अपनी तसल्ली के लिए उससे मुख्तसर बात कर लो। मैं उसे अपने घर ले जा रहा हूँ, कल दिन में तुम्हारी मुलाकात कराऊंगा। उसने रिसीवर वैदान की तरफ बढ़ा दिया। वैदान कुछ देर प्रताप सिंह से बात करता रहा, फिर उसने रिसीवर इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा दिया। इंस्पेक्टर ने इस मर्तबा बहुत मुख्तसर सी बात की, फिर रिसीवर रख दिया और वैदान को इशारा करता हुआ बाहर आ गया। 2 मुसल्ला कांस्टेबल भी जीप में उनके साथ बैठ गए। इंस्पेक्टर चियांगशू की रिहायश आर्चर रोड की दूसरी तरफ एमराल्ड हिल रोड पर वाक़ एक 7 मंजिला प्लाजा की तीसरी मंजिल पर थी। सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियों की आमदोरफ्त थी। ड्राइविंग इंस्पेक्टर चियांगशू ही कर रहा था, उसके साथ वाली सीट पर वैदान था और वो दोनों कांस्टेबल पिछली सीट पर बैठे हुए थे। आर्चर रोड क्रॉस करके इंस्पेक्टर जीप को कैम हिल रोड पर ले आया। कुछ फासला तय करने के बाद उसे ह्यूलेट रोड पर मोड़ दिया गया। अगले मोड़ पर उसने जीप को जैसे ही एमराल्ड हिल रोड पर मोड़ना चाहा, दाईं तरफ से आने वाली एक तेज रफ्तार कार ब्रेक की तेज सी चिराहट की आवाज के साथ जीप से चंद गज आगे रुक गई। इंस्पेक्टर चियांगशू ने बड़ी फुर्ती से ब्रेक पैडल दबा दिया। जीप एक जोरदार झटके से रुक गई। वैदान उछलकर विंड स्क्रीन से टकराया और फिर बद से अपनी सीट पर गिर गया। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। पिछली सीट पर बैठे हुए दोनों कांस्टेबल भी अचानक झटका लगने से लुढ़क गए थे। इससे पहले कि इंस्पेक्टर चियांगशू कुछ समझ सकता, आगे रुकने वाली कार के पिछले दरवाजे खुले और 2 आदमी बड़ी फुर्ती से बाहर निकलकर जीप के सामने खड़े हो गए। उन दोनों के हाथों में मौजूद राइफलों का रुख उन्हीं की तरफ था। इंस्पेक्टर चियांगशू के दिमाग में धमाके होने लगे। उसे समझने में देर न लगी कि पुलिस स्टेशन से निकलते ही उनका ताकुब शुरू हो गया था और जब जीप आर्चर रोड से कैमिल रोड पर मुड़ी तो ताकुब करने वाले समझ गए होंगे कि वैदान को वो अपने घर ले जा रहा है। उन्होंने कैम हिल रोड पर ताकुब जारी रखने की बजाय दूसरे रास्ते को तरजीह दी थी और वो आर्चर रोड पर दाईं तरफ मुड़ गए और कुछ आगे जाकर वो एमराल्ड हिल रोड पर आ गए। इंस्पेक्टर की जीप जैसे ह्यूलेट रोड से एमराल्ड हिल रोड पर आई तो उन्होंने कार आगे लाकर रास्ता रोक लिया और इस तरह इंस्पेक्टर चियांगशू को भी जीप रोक लेना पड़ी। वो बड़ी गहरी नजरों से सामने खड़े हुए दोनों आदमी को देख रहा था। वो दोनों चीनी थे और सूरतों ही से छटे हुए बदमाश लगते थे। जीप के हेडलाइट्स की रोशनी में आगे खड़ी हुई कार की ड्राइविंग सीट पर भी एक शख्स बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। उसका सर नजर आ रहा था। उसने अभी तक पीछे मुड़कर नहीं देखा था। उसे गालिबन इत्मीनान था कि उसके 2 साथी बआसानी अपना काम सर अंजाम दे लेंगे। कार का इंजन स्टार्ट था ताकि वहां से फौरी तौर पर रवानगी में कोई दुश्वारी पेश न आए। इंस्पेक्टर चियांगशू ने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पाया और उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। कार वालों से एक टेक्निकल गलती हो गई थी। उन्हें चाहिए था कि कार मोड़कर इस तरह रोकते कि जीप कार की हेडलाइट्स की रोशनी में रहती और वो जीप में बैठे हुए इंस्पेक्टर वगैरह को देख सकते, लेकिन उनकी कार चंद गज आगे इस तरह रुकी थी कि उसका रुख आगे की तरफ था। वो दोनों चीनी कार के पिछले हिस्से के करीब खड़े थे। वो खुद तो मुकम्मल तौर पर जीप की हेडलाइट्स की रोशनी में थे और इंस्पेक्टर वगैरह रोशनी के पीछे कदरे तारीकी में। इंस्पेक्टर को यही एडवांटेज हासिल था और उसने इससे फायदा उठाने का फैसला कर लिया। अगर किसी ने अपनी जगह से हरकत करने की कोशिश की तो उसकी खोपड़ी उड़ा दी जाएगी। सामने खड़े हुए एक चीनी ने चीख कर कहा, इंस्पेक्टर चियांगशू, इस लड़के को हमारे हवाले कर दो वरना इसके साथ ही हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को भी भून डालेंगे। क्या तुम समझते हो कि पुलिस वालों को इस तरह डराया जा सकता है? इंस्पेक्टर चियांगशू ने भी चीख कर कहा, बेहतर है तुम लोग हमारे रास्ते से हट जाओ और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अपनी बकवास बंद करो और लड़के को नीचे उतारो। चीनी गुंडे ने चीख कर कहा, मैं 3 तक गिनूंगा, इसके बाद तुम पर फायर खोल दूंगा। अपनी बात खत्म होते ही चीनी गुंडे ने गिनती शुरू कर दी। 1 2 रुक जाओ, इंस्पेक्टर चियांगशू चिल्लाया, मैं लड़के को नीचे उतार रहा हूँ। तुम खासे अक्लमंद हो, चीनी गुंडे ने कहा, जल्दी करो, इसे फौरन नीचे उतारो। इंस्पेक्टर चियांगशू ने सरगोशियाना अंदाज में वैदान से कहा, नीचे उतरते ही सड़क के किनारे पर वाकई झाड़ियों में छलांग लगा देना। फिर वो मुसल्ला कांस्टेबल को मुखातिब करते हुए बोला, तुम दोनों भी तैयार हो। जीप जैसे ही हरकत में आए तुम दोनों पलक झपकने में इतराफ में कूद जाना। इंस्पेक्टर चियांगशू ने बाएं पांव से क्लच पैडल दबा दिया। उसके दोनों हाथ स्टीयरिंग पर बड़ी मजबूती से जमे हुए थे
उसने गैर महसूस अंदाज में एक हाथ नीचे लटका लिया और गियर लीवर पर हाथ रखकर बड़ी सूरत से इंजन को गियर में डाल दिया। उसके बाद वो वैदान की जानिब देखे बगैर बुलंद आवाज में बोला, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है बॉय, जीप से उतरो और खुद को उन लोगों के हवाले कर दो। वैदान के चेहरे पर खौफ के तासरात थे। इंस्पेक्टर चियांग शू जब उसे होटल ओबेराय से पुलिस स्टेशन लेकर आया था, उसने इत्मीनान का सांस लिया था कि अब उसके लिए कोई खतरा नहीं। और जब वो पुलिस स्टेशन से जीप पर रवाना हुए थे तो उस वक्त भी वो मुतमईन था। उसके दिल में कोई खौफ नहीं था। भला पुलिस वालों की मौजूदगी में कौन उसकी तरफ बैली आंख से देख सकता था। लेकिन यहाँ पहुंचकर सूरत हाल एकदम बदल गई थी। वो बदमाश उनके सामने राइफलें ताने खड़े थे और लगता था जैसे इंस्पेक्टर और उसके दोनों कांस्टेबल अपने आप को बिल्कुल बेबस समझ रहे हों। इस सूरत हाल ने वैदान को खासा बदहवास कर दिया था और खौफ एक बार फिर उसे अपनी लपेट में लेने लगा था। उसने इंस्पेक्टर चियांग शू की सरगोशी सुन ली थी और वो सोचे बगैर नहीं रह सका था कि यह इंस्पेक्टर उसे मौत के हवाले कर देगा। उसने गर्दन घुमाकर बेबस निगाहों से इंस्पेक्टर की तरफ देखा। नीचे उतर जाओ, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? इंस्पेक्टर ने इस तरह चीख कर कहा जैसे उसे वाकई पीछा छुड़ाना चाहता हो। इंस्पेक्टर का लहजा महसूस करके वैदान कांप उठा। उसने पैर अपनी जगह से हटाकर जीप के पायदान पर रख दिए और पूरी कुव्वत से छलांग लगा दी। ठीक उसी लम्हे इंस्पेक्टर चियांग शू ने चीखते हुए एकदम क्लच पर से पैर हटा लिया। उसके साथ ही वो बड़ी फुर्ती से नीचे झुक गया। जीप जोरदार झटके से इस तरह उछली कि उसके अगले पहिए चंद इंच ऊपर उठ गए थे। सामने खड़े हुए चीनी गुंडों के लिए ये सूरत हाल बिल्कुल गैर मुतवक्को थी। वो जीप से तकरीबन 15 फुट के फासले पर थे। बड़ी फुर्ती से एक तरफ हटने की कोशिश के साथ ही उन्होंने फायर खोल दिया। फिजा तड़तड़ाहट की आवाज से गूंज उठी। उन दोनों चीनियों ने अगरचे पूरी कोशिश की थी लेकिन अपने आप को जीप की जद में आने से बचा नहीं सके थे। एक का पैर फिसल गया, वो सड़क पर गिरा। जीप का अगला एक पहिया उसे रूंधता हुआ गुजर गया। दूसरे की एक टांग जीप से टकराई। वो कलाबाजियां खाता हुए सड़क पर किनारे की तरफ लुढ़कता चला गया। पिछली सीट पर बैठे हुए दोनों कांस्टेबल भी जीप से छलांग लगा चुके थे। एक को घुटने में चोट आई थी और वो सड़क पर बिलबिला रहा था। अलबत्ता दूसरे ने नीचे गिरते ही अपने आप को संभाल लिया था। उसकी राइफल गिर गई और वो राइफल तलाश कर रहा था। वैदान ने अपने आप को काबू में रखते हुए छलांग लगाई थी। वो तकरीबन 5 फुट दूर पैरों के बल गिरा और वहां से कलाबाजी खाता हुआ सड़क के किनारे झाड़ियों में पहुंच गया। उसने एक और कलाबाजी खाई और झाड़ियों में चंद फुट और आगे निकल गया। उसी लम्हे फिजा फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। वैदान ने आंखें बंद कर ली। वो खौफ की शिद्दत से सरतापा बुरी तरह कांप रहा था। उसका ख्याल था कि गोलियां उस पर चलाई गई थी मगर उसे कोई गोली नहीं लगी। वो आंखें बंद किए झाड़ू में पड़ा कांपता रहा। इंस्पेक्टर चियांग शू स्टीयरिंग के नीचे झुक गया। सामने से चलाई जाने वाली लातादाद गोलियां विंड स्क्रीन को चिकनाचूर करती हुई निकल गई। जीप उन दोनों चीनियों से टकराने के बाद बड़ी तेजी से सड़क से उतरकर झाड़ियों में घुस गई। जमीन नाहमवार थी। जीप बुरी तरह उछल रही थी। वो एकदम संभल कर बैठ गया और जीप को संभालने की कोशिश करने लगा। अभी वो पूरी तरह संभल नहीं पाया था कि सड़क की दूसरी तरफ जबरदस्त फायरिंग की जाने लगी। वो उड़ के बगैर खुली जीप थी। कई गोलियां इंस्पेक्टर चियांग शू के आसपास से गुजर गई। उसे समझने में देर न लगी कि गोलियां उस कार से बरसाई जा रही थी जिसने उनका रास्ता रोका था। इंस्पेक्टर चियांग शू ने जीप से छलांग लगा दी और झाड़ियों में गिरते ही होलिस्टर से रिवाल्वर निकाल लिया। उसे अंदेशा था कि वैदान उठकर जीप की तरफ आने की कोशिश ना करे। अगर उसने ऐसी हमाकत की तो छिलनी हो जाएगा। वैदान उसकी तरफ देखकर चीखा, झाड़ियों में छुपे रहो, बाहर मत निकलना। उसके खामोश होने से पहले ही 2 गोलियां जन्नाटे की आवाज से उसके सर के ऊपर से गुजर गई। इंस्पेक्टर एकदम सीने के बल लेट गया और सांप की सी तेजी से झाड़ियों में एक तरफ रेंगने लगा। फायरिंग एक बार फिर हुई। इस मर्तबा आवाज दूसरी तरफ आई थी और गोलियों का रुख भी झाड़ियों की तरफ नहीं था। इंस्पेक्टर ने सर उठाकर देखा। उसका एक कांस्टेबल सड़क की दूसरी तरफ झाड़ियों में मोर्चा बनाए कार पर फायरिंग कर रहा था और कार वाले ने भी अपनी फायरिंग का रुख उसी तरफ मोड़ दिया। इंस्पेक्टर चियांग शू रेंगता हुआ आगे बढ़ गया और रिवाल्वर वाला हाथ ऊपर उठाकर एक फायर कर दिया। कार की बत्तियां बुझी हुई थी लेकिन इंजन की गुर्राहट की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। एक इंसानी येवला कार के अगले दरवाजे के करीब नजर आया। इंस्पेक्टर ने फायर कर दिया। गोली की आवाज के साथ एक इंसानी चीख भी सुनाई थी। वो येवला नीचे गिरा लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने उठकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लगता था जैसे वो ऑटोमेटिक राइफल के ट्रैगर पर उंगली रखकर उठाना भूल गया हो। इंस्पेक्टर चियांग शू फिर सीने के बल लेट गया और गोलियां उसके ऊपर से गुजर रही थी और जब फायरिंग रुकी तो उसने सर उठाकर देखा। वो हेवला कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ रहा था और फिर उसी लम्हे एक और हेवला सड़क से उठकर लंगड़ाता हुआ कार की तरफ दौड़ा। कार हरकत में आ चुकी थी। किम, रुक जाओ, कार को रोको, लंगड़ाता हुआ हेवला चीखा। कार रुकी नहीं। अलबत्ता अंदर बैठे हुए हेवले ने किसी कदर बाहर की तरफ झुककर फायरिंग शुरू कर दी। कार की तरफ दौड़ते हुए आदमी के मुंह से खौफनाक चीख निकली और वो लड़खड़ाता हुआ सड़क पर दूसरी तरफ गिर गया। कार बंदूक से निकली हुई गोली की तरह तेजी से आगे चली गई। इंस्पेक्टर चियांग शू चंद में झाड़ियों में दुबका रहा, फिर उठकर सड़क की तरफ देखने लगा। 2 इंसानी हेवले सड़क पर बेसु हरकत पड़े हुए थे। इंस्पेक्टर रिवाल्वर ताने मोहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगा। उन दोनों हेवलों में से किसी में कोई हरकत नहीं हुई थी। इंस्पेक्टर चियांग शू के मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो अपने कांस्टेबलों के नाम लेकर पुकारने लगा।
एक कांस्टेबल तो राइफल संभाले झाड़ियों में से निकलकर दौड़ता हुआ सामने आया, मगर दूसरे की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। शीन कहाँ है? इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से पूछा। जीप कूदते हुए उसके घुटने की हड्डी टूट गई थी, वो बेहोश है, मैंने उसे झाड़ियों में घसीट लिया था। कांस्टेबल ने कहा। तुम यही रुको, मैं जीप लेकर आता हूँ, इंस्पेक्टर ने कहा और वैदान को आवाजें देता हुआ जीप की तरफ चल पड़ा। वो जीप स्टार्ट करके सड़क पर ले आया, लेकिन वैदान झाड़ियों से नहीं निकला। इंस्पेक्टर ने उसे 2-3 मरतबा पुकारा, फिर जीप से उतरकर झाड़ियों में घुसता चला गया। वैदान को एक जगह झाड़ियों में बेइस हरकत देखकर इंस्पेक्टर चियांगशू को सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। उसने झुककर पहले वैदान के जिस्म को टटोला, फिर उसे उठाकर सड़क पर ले आया। जीप के हेडलाइट्स की रोशनी में उसने एक बार फिर वैदान का जायजा लिया। उसके जिस्म पर कोई जख्म नहीं था। वो बेपनाह खौफ और दहशत से बेहोश हो गया था। तुम इन्हें देखो, मैं वायरलेस पर पुलिस स्टेशन इतला देता हूँ, इंस्पेक्टर ये कहते हुए जीप के पास आ गया। वो डैशबोर्ड पर लगे हुए रेडियो का माइक उठाकर कॉल नशर करने लगा। 10 मिनट के अंदर अंदर वहां पुलिस की कई गाड़ियां पहुंच गई थी और हैरत की बात तो ये थी कि इसी दौरान में कोई प्राइवेट गाड़ी इस सड़क पर नहीं आई थी और शायद अगर कोई आई भी होगी तो फायरिंग की आवाज सुनकर दूरी से किसी और तरफ मुड़ गई होगी। पुलिस की गाड़ियों के साथ 2 एम्बुलेंस गाड़ियां भी पहुंच गई। एक एम्बुलेंस में बेहोश वैदान और कांस्टेबल को डाल दिया गया और दूसरी एम्बुलेंस में उन दोनों चीनियों को। एक चीनी की लाश गोलियों से छिलनी थी। ये वो शख्स था जो लंगड़ाता हुआ कार के पीछे दौड़ा और कार वाले ने फायरिंग करके उसे जख्मी कर दिया था, और दूसरा वो था जो जीप से टकराकर गिरा था और जीप का अगला पहिया उसके ऊपर से गुजर गया था, वो भी जिंदा था। जाहिर है घर जाने का अब इंस्पेक्टर चियांगशू का कोई प्रोग्राम नहीं था। वो भी एम्बुलेंस गाड़ियों के साथ ही हॉस्पिटल पहुंच गया। वैदान को तकरीबन आधे घंटे में होश आ सका। खौफ से उसके चेहरे की रंगत बिल्कुल सफेद थी। एक ही रात में पे दर पे 3 ऐसे खौफनाक वाकयात पेश आए थे जिन्होंने उसे निचोड़ कर रख दिया था। वो वाकई बाहिम्मत लड़का था, बड़ा ही दिल गुर्दे वाला था जो सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। अगर कोई जवान आदमी होता तो शायद उसका हार्ट फेल हो चुका होता। वैदान की तरफ से मुतमईन होकर इंस्पेक्टर चियांगशू उस कमरे में आ गया जहां बेहोश चीनी को होश में लाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन डॉक्टर अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सके और वो होश में आए बगैर ही दम तोड़ गया। वैदान के होश में आने के थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया और वो सो गया। इस वक्त हॉस्पिटल में दर्जनों पुलिस वाले मौजूद थे। सिक्योरिटी के इन इंतजामात से मुतमईन होकर इंस्पेक्टर चियांगशू पुलिस स्टेशन आकर अपने काम में मसरूफ हो गया। वैदान की आंख खुली तो दिन के 11 बज रहे थे। उसका सर बोझल था और आंखों के सामने धुंध सी फैली हुई थी। वो सर को होले होले झटके देने लगा। उसके ऊँटों से हल्की सी कराहें खारिज हो रही थी। उसने एक बार फिर आंखें खोली। नजरों के सामने इस वक्त भी धुंध फैली हुई थी, कोई चीज वादे नहीं थी। फिर यकायक धुंध में लिपटा हुआ एक चेहरा उस पर झुक गया। उस चेहरे के नक्श वादे नहीं थे। वैदान सोच रहा था कि वो कहाँ है और उस पर झुका हुआ धुंधला चेहरा किसका है। वो एक बार फिर सर को झटके देने लगा और फिर उसे सब कुछ याद आता चला गया। वो चीफ आंगर उसके साथी से बचकर होटल ओबेराय की तरफ आ गया था जहां दारा से सामना हो गया था। दारा से बचकर निकला तो इंस्पेक्टर चियांगशू के साथ उसके घर की तरफ जाते हुए मुसल्ला चीनी गुंडों ने उसकी जीप रोक ली थी और उसने जीप से छलांग लगा दी थी और झाड़ियों में छुप गया था। और फिर फिजा जबरदस्त फायरिंग से गूंज उठी। उस वक्त उसे अपना दिल सीने में डूबता हुआ महसूस होने लगा था। दिमाग में अजीब हालत थी। उसे अपने चारों तरफ हर चीज घूमती हुई महसूस हो रही थी। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की थी, लेकिन उसका जहन तारीकी में डूबता चला गया था और अब वो अपने आप को आरामदेह बिस्तर पर पा रहा था। उसे याद आ रहा था कि इसी दौरान में एक मरतबा उसके हवास बहाल हुए थे। उस वक्त इंस्पेक्टर चियांगशू उसके पास मौजूद था और फिर उसे अपने बाजू में सुई की चुभन महसूस हुई थी और उसके बाद उसका जहन एक बार फिर तारीकी में डूबता चला गया था और अब उसके चारों तरफ धुंध की चादर फैली हुई थी। धुंध में लिपटा हुआ वो चेहरा अब उस पर झुका हुआ था। काके, एक मानूस और प्यार भरी आवाज उसकी समाज से टकराई। अब कैसे हो काके? चाचा, वैदान के मुंह से बेइख्तियार निकला। वो सर को एक बार फिर जोर जोर से झटके देने लगा। आंखों के सामने छाई हुई धुंध कम होने लगी और उसने उस चेहरे को पहचान लिया। वो प्रताप सिंह था जो उसके बेड की पट्टी पर बैठा हुआ था। चाचा, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? वो उठकर प्रताप सिंह से लिपट गया। मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता पुत्र। प्रताप सिंह ने उसे सीने से लगाकर भींच लिया। उसकी आवाज गुलूगीर थी और आंखों में आंसू थे। शुक्र है तू मुझे मिल गया, वरना मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाता। वैदान की पेशानी पर वो बोसा देते हुए बोला। चाचा, तुम रो रहे हो? वैदान ने अपने आप को उससे अलग करते हुए कहा। नहीं पुत्र है, प्रताप सिंह ने आंसू पूछते हुए कहा। ऐसी आंखों में पानी आ गया था। अब तो कोई खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती ना। अच्छा, अब तू आराम से लेट जा, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, तुझे तेज बुखार है। प्रताप सिंह ने बेड के पीछे दीवार पर लगा हुआ कॉल बेल का बटन दबा दिया और उस वक्त वैदान ने देखा कि प्रताप सिंह पलंग से उठकर लाठी के सहारे लंगड़ाता हुआ दीवार थक गया था। तुम्हारी टांग को क्या हुआ है चाचा? वैदान ने पूछा। कुछ नहीं पुत्र, प्रताप सिंह ने मुस्कुरा कर कहा। कल रात को गोली लग गई थी, मामूली सा जख्म है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। वो चलने में खामोश रहा, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा। उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो भाग गए, वरना रब दी सो एक आध की गर्दन मरोड़ देता। मुझे खुशी तो इस बात की है कि तू जिंदा सलामत वापस आ गया।
2-3 दिन की बात है, ठीक हो जाऊं तो उनसे भी निमड़ लूंगा। चाचा तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? वैदान बोला। मैं भी तो इसी अस्पताल में हूँ, प्रताप सिंह ने जवाब दिया। सुबह एक नर्स ने बताया कि इंस्पेक्टर चियांगशु कुछ लाशों और जख्मियों को लेकर आया है, उनमें एक लड़का भी शामिल है। वो लड़के का सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। नर्स के मना करने के बावजूद मैं अपने कमरे से निकलकर यहाँ आ गया। तुझे जिंदा और सही सलामत देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है पुत्र। मामूली बुखार है, 1-2 दिन में ठीक हो जाओगे, फिर हम निबड़ लेंगे उनसे। उसी वक्त दरवाजा खुला और डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ नर्स भी थी। हेलो बॉय, डॉक्टर वैदान की तरफ देखकर मुस्कुराया। वैदान के होंठों पर भी खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। नर्स ने वैदान का टेम्परेचर लिया तो डॉक्टर उसका मुआयना करने लगा। साथ साथ वो नर्स को हदायत भी देता जा रहा था। तशवीश की कोई बात नहीं, वो प्रताप सिंह की तरफ देख कर बोला। थकन और खौफ से बुखार चढ़ गया है, 1-2 दिन में उतर जाएगा। उसने नर्स को कुछ मजीद हदायत दी और चला गया। प्रताप सिंह फिर पलंग की पट्टी पर बैठ गया। चाचा, मुझे उस आदमी का नाम याद आ गया है जिसने मम्मी को खंजर मारे थे। वैदान उसकी तरफ देखते हुए बोला। मैंने चियांग अंकल को बता दिया था, उसका नाम चीफ आंग है। कल रात को जब मैं कार से उतरकर भागा था तो वही मेरे पीछे लगा हुआ था। उसके साथ एक और आदमी भी था। चीफ आंग? नाम कुछ सुना हुआ है, प्रताप सिंह बड़बड़ाया। अगर ये बंदा हाथ आ जाए तो उसे दारा का पता लग सकता है। कल रात दारा ने मुझे हलाक करने की कोशिश की थी, वैदान ने कहा, और फिर उसे तमाम वाकयात की तफसील बताने लगा। समझ में नहीं आता कि रब ने तुम्हें किस आजमाइश में डाल दिया है, प्रताप सिंह गहरा सांस लेते हुए बोला। वो कुछ और भी कहना चाहता था कि इंस्पेक्टर चियांगशु दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसने वैदान को विश किया और प्रताप सिंह की तरफ देखते हुए बोला, ये बॉय बहुत बहादुर है, इसने बहुत हिम्मत से हालात का मुकाबला किया। कल रात मौत इसके पीछे लगा रहा और इसने बड़ी बहादुरी से मौत को शिकस्त दिया। हाँ, ये वाकई बहुत बहादुर है, प्रताप सिंह बोला। इसने आदमी को भी पहचान लिया जिसने इसकी मम्मी को इसने हमको बताया। चियांगशु ने उसकी बात काट दी। हमारा पुलिस रिकॉर्ड में 2 चीफ आंग है। हमने इसको उनका तस्वीर दिखाया, वो चीफ आंग इनमें से नहीं, ये कोई तीसरा चीफ आंग है। रात को जो आदमी मरे उनकी शिनाख्त नहीं हो सकी, प्रताप सिंह ने पूछा। उनमें एक का शिनाख्त हो गया, हम उसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। रात को एक और का नाम भी पता चला है, उसके बारे में भी मालूम कर रहे हैं। क्या नाम है वो? प्रताप सिंह ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। किम, चियांगशु ने जवाब दिया। किम? प्रताप सिंह बड़बड़ाने वाले अंदाज में बोला। एक किम को तो मैं भी जानता हूँ, उसका एक छोटा सा नाइट क्लब है। नाइट क्लब क्या, जुए, शराब और तवाइफों का अड्डा है। उस किम के बारे में तो मैं भी जानता हूँ, चियांगशु बोला। मैंने मालूम किया है कि वो पिछले कई रोज से गायब है। मेरे आदमी उसके क्लब की निगरानी कर रहे हैं। अब मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि चीफ आंग भी उसी क्लब में मिलेगा, प्रताप सिंह बोला। हम उसको जल्दी तलाश कर लेगा। वैसे तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, इंस्पेक्टर बोला। वो क्या? प्रताप सिंह बोला। तुम्हारा आदमी सवितर सिंह अब अच्छा हो रहा है, इंस्पेक्टर चियांगशु ने बताया। हम इधर आ गया था, सवितर सिंह को भी देखा, डॉक्टर से भी मिला। डॉक्टर ने हमको बताया कि उसकी यादाश्त बहाल हो रही है, थोड़ा थोड़ा बोलने भी लगा है। 1-2 रोज में वो ठीक हो जाएगा। शुक्र है रब का, प्रताप सिंह बोला। मैं आज उसे देखने जाऊंगा। तुम 1-2 दिन उधर नहीं जाने का, चियांगशु ने कहा। तुम्हारा टांग अभी ठीक नहीं, वो डॉक्टर लोगों ने भी मना किया है। 1-2 दिन तक कोई आदमी सवितर सिंह से नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, प्रताप सिंह गहरा सांस लेते हुए बोला। 1-2 दिन और इंतजार कर लेंगे। अब मैं चलता हूँ, इंस्पेक्टर चियांगशु उठते हुए बोला। वैदान को अभी इधर कोई खतरा नहीं, तुम अपना भी ख्याल रखो। इंस्पेक्टर चियांगशु के जाने के बाद प्रताप सिंह वैदान से बातें करने लगा। सवितर सिंह दूसरे हॉस्पिटल में था। प्रताप सिंह तो फौरन ही उसे मिलना चाहता था, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसे मना कर दिया। 3-4 रोज गुजर गए। प्रताप सिंह के शबो रोज वैदान ही के कमरे में गुजर रहे थे। वैदान का बुखार तो उतर गया, कमजोरी बाकी थी। उसे फिलहाल हॉस्पिटल ही में रखने का फैसला किया गया, क्योंकि यही जगह उनके लिए महफूज भी थी। प्रताप सिंह की टांग का जख्म भी बेहतर था और वो सहारा लिए बगैर आहिस्ता आहिस्ता चलने फिरने लगा था। अखबारात में उनके बारे में मुसलसल खबरें छप रही थी। 2 दिन पहले सवितर के बारे में भी खबर छपी थी कि उसकी कुव्वत गोयाई और यादाश्त लौट रही है और वो 1-2 रोज में पुलिस को बयान देने के काबिल हो जाएगा। वो दोपहर का वक्त था। खाना खाने के बाद वैदान ऊँग रहा था। ले भाई काके, प्रताप सिंह कुर्सी से उठते हुए बोला। थोड़ा आराम कर लो और मैं भी सवितर सिंह को देखाऊं। हॉस्पिटल की इमारत से बाहर आकर प्रताप सिंह टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ गया और फिर टैक्सी पर दूसरे हॉस्पिटल पहुंचने में उसे 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। राहदारी में 3-4 पुलिस वाले खड़े थे। उनमें से 2 प्रताप सिंह को पहचानते थे, इसलिए किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो सवितर सिंह वाले कमरे से चंद कदम दूर ही था कि एक नर्स उस कमरे से निकली। उसके हाथ में किडनी शिफ्ट ट्रे थी, जिसमें एक सिरिंज, एक छोटी बोतल, एक इंजेक्शन का खाली एम्प्यूल रखा हुआ था। वो नर्स प्रताप सिंह को देखकर मुस्कुरा दी। हेलो, प्रताप सिंह उसकी तरफ देखते हुए बोला। कैसा है मेरा यार? अच्छा है, नर्स ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस वक्त सो रहा है, उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा जी, प्रताप सिंह ने जवाब दिया। दरवाजे के सामने खड़े हुए कांस्टेबल ने भी उसकी तरफ देखते हुए सारी लाया। प्रताप सिंह दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। सवितर सिंह दूसरी तरफ करवट लिए सो रहा था। प्रताप सिंह बेड के करीब खड़ा हो गया। नर्स ने अगरचे उसे मना किया था कि मरीज को डिस्टर्ब न किया जाए, मगर प्रताप सिंह उससे बात किए बगैर कैसे रह सकता था। सवितर सिंह, वो धीमे लहजे में बोला। सवितर सिंह,
उठो यार, देखो मैं आया हूँ प्रताप सिंह। उसने 3-4 मरतबा पुकारा लेकिन कोई रद्द अमल जाहिर नहीं हुआ। प्रताप सिंह ने उसके कंधे पर हाथ रखकर हिलाया। उसके हाथ के दबाव से सवितर सिंह सीधा हो गया और उसके साथ ही प्रताप सिंह का दिल उछलकर हल्क में आ गया। सवितर सिंह की नाक और मुंह से खून बह रहा था। हॉस्पिटल में एक हंगामा सा मच गया। ये इंकशाफ बड़ा सनसनीखेज साबित हुआ कि सवितर सिंह को पॉइजन इंजेक्ट किया गया था, जिससे फौरी तौर पर उसकी मौत वाकई हुई थी। उस नर्स की तलाश शुरू होगी जिसे प्रताप सिंह ने कमरे से निकलते हुए देखा था।